जेल से निकल के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक लग रहा है। बड़ा नया एक्सपीरियंस था। TSS बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो कोई नहीं, बातें बनी हुई वाला हिसाब है। कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ मिलके हम जो एक प्रोग्राम चलाते हैं, उसके 10 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है रिटर्न पास किया। अभी इंटरव्यू के लिए बीच में जा रहे हैं। आपके घर में कितने CSP ऑफिसर्स हैं? मिला मिलू के 12 हो गए। हमारा रौला ये भी है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाज हैं। 2 महीने में कोई ऐसा तरीक़ेकार हो कि हम अफसर बन के नीली बत्ती में घूमते फिरते नजर आए। आपने रिटर्न पास कर लिया, उसके बाद आपका जब इंटरव्यू होगा तो आप सिफारिश के बगैर तो नहीं हो सकते। जो ऐसे लोग हैं ना जो ऐसी बातें करते हैं, आइंदा आपने उनके साथ नहीं उठना बैठना। हमने देखा कि CSS आप जब आप कर लेते हैं, उसके बाद आप एकेडमी से बाहर निकलते हैं तो आप बड़े लर्नर्ड, बड़े आपका बिहेवियर के अंदर आपके एटिकेट्स, आपकी चीज़ें जो है वो बड़ी बड़ी शानदार हो चुकी होती हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ अरसे के बाद आपको गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए एक बंदा चाहिए होता है, आपको धूप के अंदर एक छतरी वाला साहब जो है वो, तस्वीरें आती हैं ना, मुझे तो नहीं पता, मैं तो तस्वीरें देखता हूँ, वो आपको चाहिए होता है। आप लोगों की रेड़ियाँ जिनकी लगी होती हैं वो उठा उठा के फेंक रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तस्वीरें कोई नहीं आती। अभी जब मैं आया हूँ आपने देखा है कि मेरे स्टाफ ने मेरा दरवाजा खोला है। आपने नहीं बताया, मैंने खुद बताया जी। देखें उसकी रीजन मैं बताता हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई जब आपने कहा कि 9-10 से बच्चे को मेंटली इस तरह से उसकी ग्रूमिंग शुरू कर देनी चाहिए। जो CSS के बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको देखना शुरू कर देना। ठीक है, उसकी क्लासेस लेनी शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें। कुछ भी नहीं है, बड़ी मजे की चीजें इसमें है क्या जी। 600 नंबर की कंपलसरी है, 600 नंबर की ऑप्शनल है। ठीक है, अब कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है? एक दिन में कितने घंटे पढ़ना? एकेडमी जरूरी नहीं है, ओके, रहनुमाई जरूरी है। जो रहनुमाई कर रहा है वो एक दफा में बता के पीछे हट जाएगा या साथ? ओके, आपको बकायदा उसके पास क्लासेस लेनी है। किसी ने आगे बताया कि जी मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ। किससे कर रहे हो? फलां साहब से कर रहा हूँ, उन्होंने CSS की जो है ना वो उसके पेपर दिए थे। उन्होंने कहा पास हुए थे, नहीं फेल हुए थे। उन्होंने कहा वो तुम्हें फेल होने का तरीका बताएगा। बदकिस्मती ये है कि CSS एस्पायरेंट ऐसे लोगों से भी रहनुमाई ले रहे होते हैं जो खाली कभी 6 दफा दिन में CSS की एकेडमी के सामने से गुजरता हो। टिंड करवा के बंद कमरे में बैठ जाए और सिर्फ पढ़ना है, किसी आपने इवेंट में नहीं जाना। टिंड का फायदा हो सकता है। अच्छा, और वो इसलिए हो सकता है कि टिंड करवाने के बाद वो तमाम एक्टिविटीज जिनमें एक बंदे का टाइम जाया हो सकता है वो मेरा ख्याल कम हो जाएंगी। आपसे रहनुमाई लेना चाहता है, चाहे वो कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, या कैसे रब्ता किया जा सकता है? जेन्युइनली अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए हमारी कोई औकात नहीं है जी कि किसी कुछ दे सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हमारे थ्रू एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम एक प्योरली मेरिट बेस्ड सिस्टम के ज़रिए बच्चियों को चुनते हैं और उनको हम लेक्चर्स दे रहे होते हैं फ्री ऑफ चार्जेस। रट्टा बहुत ज्यादा जो है वो लगाना पड़ता है आपको, और आपने बिल्कुल डिट्टो वो लिखना होता है। बीच में रट्टे का कोई लेना देना है नहीं। CSS का सवाल, PMS का सवाल ड्राफ्ट इस तरीके से किया जाता है कि आपको किताबें खोल के दे दी जाएं, बुक्स कि जी ये किताबें पे ने लब लो। अब इंटरव्यू की तरफ आ जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए बेसिकली जो गोल क्या है वो समझ लें। गोल ये है कि इंटरव्यू पैनल के सामने एक टास्क है और वो टास्क ये है कि उन्होंने थोड़ा सा आइडिया सवालात के बारे में देंगे आप? इंटरव्यू के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल पार्ट है और साइकोलॉजिकल पार्ट जिस तरह आपका एक एक्सरे है ना, साइकोलॉजिस्ट आपकी ज़ात का एक्सरे करने की कोशिश करते हैं। और वो ये रीजन नहीं होती कि मुल्क की खिदमत करने के लिए? क्या वाकई वो मुल्क की खिदमत के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं। सर सच्ची जवाब तो फिर ना हुआ ना, तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है? CSP जब आप बन जाते हैं तो उसके बाद फूलों की सेज है, तमाम चीजें अवेलेबल होती हैं। हर जगह पे पॉलिटिक्स और लॉबिंग होती है, इसमें भी है। सर देखें कॉर्पोरेट में भी प्रेशर्स होते हैं बहुत ज्यादा, सेल्स वालों के लिए वैसे बहुत ज्यादा होते हैं। आपकी फील्ड के अंदर प्रेशर्स किस हद तक होते हैं? क्या सुना जाता है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि कौन सबसे ज्यादा प्रेशराइज करता होगा ब्यूरोक्रेट? हुकूमत से क्या मुराद? मिनिस्टर्स? नहीं, प्रेशर फिर कहाँ आता है? सवाल ये बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा ये पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर नाज़रीन। एक पॉडकास्ट हमने कुछ अर्सा पहले किया था जिसके अंदर हमने जेल खाना जात, इसको हमने मौजू रखा। हम लोग वहाँ पे गए, हमने देखा वहाँ पे उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी जेल आसिम रज़ा साहब, उनके साथ ये पॉडकास्ट था। आज आसिम भाई दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं और MD हैं TDCP, और हमने जो बात आज करनी है वो बड़ी डिफरेंट बात है। हम पढ़ाई की बात करेंगे, हम CSS की बात करेंगे, इंग्लिश इंप्रूव करने की बात करेंगे। तो ये पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए जो CSP ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो पेरेंट्स जिनका ये ख्वाब है कि वो अपने बच्चों को CSP ऑफिसर बनाएं, उनके लिए ये पॉडकास्ट है। वो टेक्निक्स, वो चीज़ें, वो सब कुछ हम बताएंगे कि क्या जितना बड़ा हवा दिखाया जाता है इतना ही मुश्किल है रिटर्न पास करना, इंटरव्यू पास करना, या ये बहुत आसान हो सकता है अगर आपको इसकी टेक्निक्स पता चल जाए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी पढ़ाई का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। तो ये हमारा आज का मौजू होगा। आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं?
सामने के मुझे याद है कि लास्ट पॉडकास्ट हमने किया था इधर कैंप जेल के अंदर बैठ के, जेल के अंदर बैठ के, तो इस लिहाज से तो अब मैं टूरिज्म में हूँ, तो ये कलर का हार के ऊपर बैठ के हमें करना चाहिए था, कलर का हार के ऊपर बैठ लेकिन के। एक ड्यू करें बिल्कुल कि ठीक है। टूरिज्म पे हम पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप वहाँ पे तशरीफ लेकर आएं। अल्लाह ताला ने पंजाब को बहुत ज़्यादा हुस्न दिया है, और वहाँ पे बैठ के हम पॉडकास्ट करेंगे ताकि हमारे देखने वाले देखें भी कि पंजाब में कैसा ऐसा हुस्न है जो कि मंजर आम पर नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जेल से निकल के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक लग है, रहा है, बिल्कुल ठीक बहुत है। अच्छा लग रहा है। जेल एक पूरी दुनिया है। ये एक यूं समझ लें कि एक बड़ा नया एक्सपीरियंस था। मुझे वहाँ उस दिन अंदाज़ा हुआ कि जेल के अंदर इतना शानदार काम हो रहा है, कैसे वहाँ पे लोग जो है वो काम सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। एक बात तो ये है कि गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत, हर इदारा जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो इस मौजूदा टाइम पे काम कर रहा है वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है कि हमारी सीएम साहबा की तरफ से चीज़ें आ रही हैं, वो खुद दिन रात मेहनत कर रही हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो हर इदारा जो है वो बेस्ट और मैक्सिमम देने की जो है वो कोशिश कर रहा है। फिर दूसरी एक हमारे यहाँ बदकिस्मत एक हकीकत ये भी है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं नेगेटिव जो बोल रहे होते हैं वो हेरसे की बुनियाद के ऊपर बोल रहे होते हैं। मतलब हमें नहीं पता कि जेल के अंदर की दुनिया क्या है, लेकिन हम वैसे ही कहते जाएंगे कि जी जेल के अंदर तो हाल ही कोई नहीं, हाल ही कोई नहीं, यस। और ये भी कहते जाएंगे कि जी पंजाब दे विच तो टूरिज्म का भी हाल कोई नहीं। फिर से है ना, सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसे ही है जो हम बड़ा इस चीज को हम अनफॉर्चुनेटली प्रमोट करने लग पड़ते हैं, और नेगेटिविटी वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रही होती है। मैं एक फिक्रा कह के एक बल्कि थोड़ा सी बात करके मैं वापस टॉपिक की तरफ आता हूँ। अभी आपने कहा ना कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़ा अच्छा काम कर रही है। अच्छा, हो सकता है ऐसा हो, यानी आप देख रहे हैं, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना, वो सीसीडी जो कर रही है वो सबसे अच्छा लगा मुझे। जो हमारी बहनों बेटियों के साथ जो लोग इस तरह के औबाश नौजवान जितने भी हैं ना, उनको जो बिले लगाया ना, मुझे उससे अच्छा कुछ नहीं लगा, और ये इसका एक खास क्रेडिट जो है ना वो जाता है मरियम नवाज साहिबा को। सर हर इदारा जो है वो अपने अपने लेवल के ऊपर, ठीक है, मैंने कहा कि आप बेहतर जानते हैं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप बेहतर जानते हैं। हम जाहिर है कि हमारे तक जो समरात हैं वो हम शायद और तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि ज़रा थोड़ा सा स्कूल के अंदर जो है वो क्या किस तरह से है, वो है थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को, जाहिर है वो मैं उस पर नहीं आता। अच्छा, फिर एक चीज़ और है जी, फिर दोबारा वैसे बातें ये भी सारी टॉपिक वाली हैं। ये सबसे अच्छा होता है ये कि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको फौरी रिजल्ट आपको नजर आने लग पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो होती मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनका रिजल्ट फौरी नहीं आता। ऐसे ही उसके ऊपर बीज बोया जा रहा होता है, उसके लिए हल चलाया जा रहा होता है। Agreed. फिर इवेंचुअली जो प्रोडक्ट आपके सामने नजर आती है वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होती है सूबे के लिए, अवाम के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही। तो बेतहाशा इकदामात ऐसे हैं जिनका जो इवेंचुअली जिनका जो रिजल्ट है, जिनकी जो आउटकम है वो जल्दी भी नजर आएगी, और इन दी लॉन्ग रन भी इंशाल्लाह ताला वो इस पूरे सूबे को और पूरे मुल्क को बेहतरीन अंदाज में सर्व कर रहे होंगे। बिल्कुल सही है। आते हैं सीएसएस की तरफ। बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो कोई नहीं जी, ऐ जिसको कहते हैं ना बातें बनी हुई वाला हिसाब है, वरना हर साल तो देखे ना, खुद मैंने किया 2009 में, उसके बाद भाई बहन भतीजे भतीजियाँ। आपके घर में कितने सीएसपी ऑफिसर्स हैं? मिला मिलू के 12 हो गए, और फैमिली के बीच में आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और चूंकि मैं पहला था, आई वाज द फर्स्ट वन, और फिर मैं सारों को इस तरफ लेकर आया, और फिर इस साल भी जो रिटर्न आया है उसमें 10 बच्चों ने, मतलब कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ मिलके हम जो एक प्रोग्राम चलाते हैं उसके 10 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है रिटर्न पास किया। अभी इंटरव्यू के लिए बीच में जा रहे हैं। मुश्किल नहीं है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेटेड अंदाज में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करने वाला काम है। जो कर जाता है उसका हो जाता है। हमारा रौला ये भी है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाज हैं, और ये चीज़ हमारी जनरेशन के अंदर भी है। वो कहते हैं कि कोई 1.5 महीने में 2 महीने में कोई ऐसा तरीक़ेकार हो कि हम अफसर बन के नीली बत्ती में घूमते फिरते नजर आए। जब कोई 6 माह 8 माह साल पढ़ना पड़े तो उनको लगता है कि तो बहुत औखा काम है। तो जो बच्चा या बच्ची डिटरमिन्ड वे में लगा रहता है, उसूलों पे चलता रहता है, जो सीएसएस करने के उसूल हैं, जो मैं और आप अभी डिस्कस कर रहे होंगे इस प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह ताला, तो उसका हो जाता है। मतलब मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया है, जिन जिन बच्चों के हवाले से मुझे था कि इनका होना चाहिए, कोई एक भी नहीं रह गया जिसका ना हुआ, सबका हुआ। क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं ना कि जो आते हैं, हमें पता होता है कि यार इसका नहीं है, इसका नहीं हो पाएगा, ये जो मर्जी कर ले, ये उस लेवल से थोड़ा डाउन है।
अदरवाइज जिन्होंने मेहनत की उनका हो गया सारों का। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो कहा जाता है कि आपने रिटर्न पास कर लिया, उसके बाद आपका जब इंटरव्यू होगा तो आप सिफारिश के बगैर तो नहीं हो सकते, इसमें कितनी सच्चाई है? ये भी वही बातें हैं जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे नेगेटिविटी और इस तरह की बातें जिनका पता नहीं होता वो कहना बड़ा आसान है तो हम कह देते हैं। जो ऐसे लोग हैं ना जो ऐसी बातें करते हैं, आइंदा आपने उनके साथ नहीं उठना बैठना। नहीं मैं उठता बैठता नहीं हूँ, लेकिन मेरा क्योंकि बहुत से लोगों से वो वास्ता पड़ता है, उनकी बातें भी नहीं आप सुनते। जानते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पता होना चाहिए हमारी। Actually, ऐसा नहीं है। देखिए मैं रिजल्ट से बताऊं तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा मौसर बात होगी। 200 सवा 200 का बैच आता है हर साल जो CSS अकेडमी में लोग जाते हैं, सिविल सर्विसेज अकेडमी में। यार उसमें से कोई 80% ऐसे हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक है, मतलब मजदूरों के बेटे बेटियां कर रहे होते हैं, क्लर्कों के बेटे बेटियां जो हैं वो CSS कर रहे हैं। तो मेरा अपना ताल्लुक जो है वो लोअर मिडिल क्लास से था, तो ये बिल्कुल ही मतलब सुनी सुनाई बातें या इस तरह की चीज़ें। पर ना मुझे खुद बताएं कि अगर ऐसा हो रहा हो तो जितने अफसर हैं उनके बेटे बेटियां ना हो रहे हों, फिर सारे वही नस्लें चल रही हों और एक सिलसिला ऐसा शुरू हो जिसके बीच में आम आवाम की तो बारी ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा एक ट्रांसपेरेंट तरीन एक निज़ाम है जिसके तहत एक जो है वो सिलेक्शन हो के आती है। अच्छा भाई ये बताएं कि जैसे DC है, किसी ज़माने में खासकर जब ये हमारा ब्रिटिश राज था उसके बाद से, तो एक पूरा राज हुआ करता था, पूरा डिस्ट्रिक्ट उसका हुआ करता था और बड़ी पावर्स और बड़ा सारा कुछ। हमने देखा कि CSS आप जब आप कर लेते हैं उसके बाद आप एकेडमी से बाहर निकलते हैं तो आप बड़े लर्नर्ड, बड़े आपका बिहेवियर के अंदर आपके एटिकेट्स, आपकी चीज़ें जो है वो बड़ी बड़ी शानदार हो चुकी होती हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ अरसे के बाद आपको गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए एक बंदा चाहिए होता है, आपको धूप के अंदर एक छतरी वाला साहब जो है वो, तस्वीरें आती हैं ना, मुझे तो नहीं पता, मैं तो तस्वीरें देखता हूँ, वो आपको चाहिए होता है। आप लोगों की रेड़ियाँ जिनकी लगी होती हैं वो उठा उठा के फेंक रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तस्वीरें कोई नहीं आती। अभी जब मैं आया हूँ आपने देखा है कि मेरे स्टाफ ने मेरा दरवाजा खोला है, आपने नहीं बताया, मैंने खुद बताया जी। देखें उसकी रीजन मैं बताता हूँ। हमारा मुआशरा एक तरीके से बना हुआ मुआशरा है, इसमें कुछ अदब, आदाब, मोहब्बत दिखाने के तरीके ये सारे मौजूद हैं। अब मुझे मतलब मैं एक सादा सी बात एक बताऊं कि मैं किसी दिन घर जाऊं और मैं अपना खाना अगर खुद गर्म करने लग पड़ूं ना तो मेरी वाइफ को लगेगा कि मैं उनसे नाराज हो गया। वैसे तो हम बड़े नारे भी सुनते हैं कि अपना खाना खुद गर्म कर लो, लेकिन अगर इस मुआशरे के बीच में मर्द अपना खाना खुद गर्म करे तो बीवी को लगेगा कि यार ये मुझसे नाराज है। ऐसे ही शादी से पहले अगर हम माँ से खाना ना मांगे तो माँ को लगेगा कि, या शादी के बाद भी अगर माँ से चीज़ें मांगना छोड़ दें या बाप से मांगना छोड़ दें तो फिर उनको लगेगा कि जी हम बड़ा हो गया है, खुद मुख्तार हो गया है, इसलिए माँ बाप को जो पीछे जो वो कर रहा है। हमारे यहाँ अदब दिखाने के तरीके ये हैं। मैं आज दफ्तर में बैठा हुआ था, अल्फन कह रहा हूँ, कॉल बेशक करके पूछ लें। मेरे सीनियर आए और वो मैं उनसे मिला, उम्र में मुझसे बड़े हैं। उनको फिर छोड़ने के लिए मैं बाकायदा गेट तक आया, दरवाज़ा खोला, उन्हें बिठाया। जब तक वो चले नहीं गए उनके ड्राइवर ने सीट बेल्ट बांधी और जब तक वो चले नहीं गए और मैंने उनको वेव हैंड नहीं किया, मैं खड़ा रहा। मतलब हम सब इसी तरीके से तो अपनी मोहब्बत शो करते हैं ना। अभी जो स्टाफ है, डिप्यूटेड है ऑफिसर्स के साथ, ये अपनी मोहब्बत शो कर रहा होता है। किसी एक अफसर ने कभी किसी को नहीं कहा होगा कि मेरा दरवाजा तूने खोलना है, कभी नहीं कहा होगा। मतलब मैं आपको हल्फन बताना, मैंने कहा है ये उनकी मोहब्बत दिखाने का, अदब दिखाने का, प्यार दिखाने का उनका तरीका ही है। जब उतरते हैं वो दरवाज़ा खुद खोलते हैं, साथ चलते हैं, कोई दो चार घर की बातें करते हैं, दफ्तर कमरे के अंदर एंटर होते हैं, फिर दरवाज़ा खोलते हैं। जो चीज़ मेरे ख्याल में तो चीज़ मैटर ही नहीं करती, क्योंकि हमारा मुआशरा शायद हमारी ये रसूम और रिवाज में शामिल, हमारे ब्लड में चीज़ें शामिल है, हमारी वैल्यूज़ हैं। जो चीज़ मैटर करती है, जो नहीं होनी चाहिए, वो है कि अगर कोई ऑफिसर, वो मैं हूँ, ABCDE कोई है, अगर वो अपने स्टाफ को हकीर समझे, ठीक है, इस वजह से कि वो उनके कुलीग हैं और एक निचले लेवल के साथ काम कर रहे हैं, तकब्बुर रखे, वो गलत है जी। वो ख्वाह वो बंदा छतरी उठाए या ना उठाए, ख्वाह वो दरवाज़ा खुलवाए या ना खुलवाए, किसी भी तरह से अगर उसके जहन में ये है कि मैं कोई आला दर्जे की मखलूक हूँ और जो मेरे साथ मेरा कुलीग है, ये जो मेरे साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है, या मेरे साथ एज गनमैन मेरे साथ जॉब कर रहा है, अपने जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, ये मुझसे कम तर है, ये सोच और ये अप्रोच ये गलत है। और मैं आपको बताऊं, मैं फेयरली आपसे ये बात करता हूं कि मेरी अपने ओपिनियन में ये सोच प्रिवेल नहीं करती।
मतलब ब्यूरोक्रेट्स, CSS किए हुए अफसरान, उनके साथ काम करते हुए जो उनका स्टाफ है वो रिलेटिवली ज़्यादा खुश होता है बनिस्बत इसके कि वो काम करें किसी और ऐसे ऑफिसर के साथ जिन्होंने CSS नहीं किया हुआ। उनकी निस्बत वो CSP के साथ ज़्यादा मज़े में होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, खुश होते हैं, उन्हें मोहब्बत भी मिल रही होती है, प्यार भी मिल रहा होता है, लुक आफ्टर भी मिल रही होती है। बिल्कुल सही है। और यही रवैया फिर अवाम के साथ भी ऐसे ही रहना चाहिए। एग्रीड, मतलब जहाँ पे अपने स्टाफ के साथ जो है वो उसी तरह से। बैक टू द टॉपिक, ये बताइएगा कि आपने CSS की तैयारी करनी है तो किस एज, मुझे बड़ी हैरत हुई जब आपने कहा कि 9-10 से बच्चे को मेंटली इस तरह से उसकी ग्रूमिंग शुरू कर देनी चाहिए कि वो आगे जाके, तो किस एज से शुरू करनी चाहिए और उस एज के अंदर उसके अंदर कौन से वो फैक्टर्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें डालना शुरू कर देने चाहिए? देखिए, बात ये है कि जिस एज में इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू करता है ना, उस एज में ये चीज़ दिमाग के अंदर आ जाए तो बेहतर होता है। ओके। अच्छा, और वो एज होती है यही 9वीं 10वीं वाली, 8वीं 9वीं 10वीं। अच्छा, मैंने एक चीज़ का मैं कायल हूँ, और वो ये कि फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों के ऊपर। मैंने भी नहीं किया फोर्स। 2 बच्चे हैं और उनको खुद चुनने का मौका दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं आप करें, और एक रास्ता दिखाया ज़रूर कि जी मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा इम्तिहान है, इसके बीच में ये करें तो ये कुछ होता है। बाकी आप जिस तरह एक बेटा लॉ पढ़ रहा है तो उसको कहा कि जी ठीक है आप वकील बने, दूसरा मेडिसिन के लिए कोशिश करना चाह रहा है, उसको कहा है कि जी करें, मेडिसिन में हो गया ठीक है, अदरवाइज़ वो जो कुछ करना चाहेगा उसको हम बताएंगे ज़रूर, बाकी उसकी जो मर्ज़ी है। तो मेरी तमाम वालिदैन से जो हमारी बात सुन रहे हैं उनको मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को ऐसा माहौल दिखा दें कि जी CSS करने के बाद उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगी और वो क्या कर रहे होंगे, एंड लेट देम फिक्स देयर गोल्स। उनको चीज़ दिखा दें और खुद डिसाइड करने दें। आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा समझ लें कि शार्प माइंडेड है, बहुत ज़्यादा समझदार है, वो अपने डिसीजन अच्छे कर भी सकते हैं और डिसीजन लेना भी चाहते हैं। अगर किसी भी जगह के ऊपर उनको ये फील आनी शुरू हुई ना कि उनके ऊपर कोई चीज़ ज़बरदस्ती इम्पोज की जा रही है, उसको कभी भी बाय नहीं करेंगे, दिल से उसके लिए काम ही नहीं करेंगे। और CSS के लिए जो लगन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो दिल से काम करना है। अंदर से जज्बा पैदा हो, अंदर से एक आग लगी हुई हो कि यार ये मेरी मंजिल है, तो उनको ये चीज़ ओन करने दें। जिस दिन उन्होंने ओन कर ली वो सीधे हो जाएंगे अपने रास्ते के ऊपर। तैयारी क्या करवानी है, 9वीं 10वीं से उनकी अंग्रेज़ी सीधी करवानी शुरू कर दें। ओके। उनको इंग्लिश की स्टोरी बुक्स दें। और मैं आई एम नॉट ए गुड फादर, बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया। जो मेरे वालिदैन मुझसे बहुत अच्छे फादर थे, हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे। और मेरी माँ बहुत ज़्यादा अच्छी पेरेंट हैं मेरी निस्बत, अगर मैं उनको कंपेयर करूँ अपने आप के साथ, तो मैं ना बच्चों को पर्सनली पढ़ा सका, ना उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सका। लेकिन एक वह चीज़ जो मैंने थोड़ा अच्छा किया वो ये कि मैंने उनको इनकरेज किया कि आप इंग्लिश की किताबें पढ़ें। उनको जो किताब मांगी फौरी मंगवा के दी, उनको उस पर सपोर्ट किया कि आप अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ें। तो अभी भी जो मेरे बच्चे हैं वो 7वीं 8वीं थे, तो उनकी अंग्रेज़ी, जो बच्चे मुझसे CSS की क्लासें ले रहे होते थे उनकी निस्बत उनसे अंग्रेज़ी जो है उनकी बेहतर है। तो ये एक रोल है जो मैं कर पाया। तो बच्चों को इस तरफ लाएं, अखबार उनको पढ़ाएं। डॉन अखबार है जी, और उसके 3 एडिटोरियल्स अगर कोई बंदा पढ़ ले एक दिन में तो उसको सारी हालात हाजरा की खबर उसको रहती है। बिल्कुल सही। अंग्रेजी उसको मिल जाती है, अच्छी वोकैबुलरी मिल जाती है। आप 9-10 की भी बात कर रहे हैं? 9-10 से यहीं से शुरू करवाएं ना, कहानी यहीं से शुरू करवाएं। एक महीना उसको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, बस इतनी ही गेम है। 1 महीने के बाद वो बिल्कुल यूज्ड टू हो जाएगा और उसको इस चीज़ में मजा आने लग पड़ेगा। तो ये उसके साथ आपने करवाना शुरू कर देना है। लेकिन ये करवाना औखा होगा, ये औखा होगा, क्योंकि घर में ही मुझे पता चला ये औखा ही है। अच्छा, वो तो क्यों? उसके बहुत सारी चीजें हैं ना जी। मतलब ये कि क्या होना चाहिए एक बात है, और बच्चे उसको ऐसा करेंगे या नहीं दूसरी बात है। तो आपने बच्चों को मोटिवेट और कन्विंस कैसे करना है, इट्स अप टू यू। ये वालिदैन के ऊपर है कि वो अच्छी कुछ टिप्स इस पे भी दीजिए। ये टिप्स किसी और ऐसे सियाने बंदे से जरूर ले जो मुझसे अच्छा वालिद हो, जो अपने बच्चों को बहुत कामयाबी से इस रास्ते पर ला चुका हो। बिल्कुल ठीक है। मैंने तो जी ओपनली एडमिट किया। कासिम भाई से पूछता हूँ। हाँ, वो उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने तो जी ओपनली एडमिट किया कि मैं इसमें कोई 18% कामयाब हुआ हूँ, और बाकी मैं भी चूंकि कामयाब नहीं तो मैं बताऊंगा कुछ। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, 9-10 आपकी कंप्लीट होगी, आप आ गए उसमें इंटर में आ गए, यही आपकी तरतीब रहेगी इन्हीं चीजों की, या उसमें कुछ इजाफा हो जाएगा? इंटर तक यही चलेंगे। ठीक है। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाती है ना, तो आपने जो CSS के बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको देखना शुरू कर देना होता है। ठीक है। उसकी क्लासेस लेनी शुरू कर देना, पढ़ना शुरू कर दें। कुछ भी नहीं है, बड़े मजे की चीजें हैं।
अच्छा, मतलब क्लासेस मैं आपको बताता हूँ किसी CSS प्रिपरेशन वाले इदारे से? मैं बताता हूँ ना CSS में है क्या जी। 600 नंबर की कंपलसरी है, 600 नंबर की ऑप्शनल है। ठीक है। अब कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है? इस्लामिक स्टडीज। वो तो इंटर के बाद बंदे को अच्छी समझ आती है और आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके। और मैं ये कहता हूँ जिसने CSS नहीं भी करना जरूर पढ़े। मुझे मजहब की समझ जब मैंने CSS में इस्लामियत पढ़ी तब मुझे आई कि दरअसल मजहब क्या है, जहाद का कॉन्सेप्ट क्या है, अल्लाह मियां क्या चाहते हैं कि हमारा इखलाक कैसा हो दूसरे लोगों के साथ, सियासी निज़ाम इस्लाम ने क्या दिया है, इस्लाम ने माशरती निज़ाम क्या दिया है, मुआशी निज़ाम क्या दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल एज मेंटोर क्या था, एज सिपा सलार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे पता ही तब चली जब मैं खुद CSS की तरफ आया। ठीक है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स हैं। पाकिस्तान अफेयर शुरू हो जाता है जी 1857 से, जंग आज़ादी से। वो मज़े मज़े की कहानी है, 1857 में क्या हुआ, फिर कैसे कांग्रेस बनी, फिर मुस्लिम लीग बनी, अलीगढ़ मूवमेंट क्या थी, फिर कायद आज़म ने कैसा रोल प्ले करना शुरू किया 1947, फिर उसके बाद। तो ये सारी मज़ेदार कहानी है, ये इंटर के बाद बच्चों को दें। इसका फ़ायदा सर ये होगा कि छोटी एज में CSS कर जाना। जैसे मेरा 30 नंबर वाला जो भाई है ना, मैंने CSS किया 30 साल की उम्र में, ठीक है। और जो छोटे वाला है उसको फिर हमने और कुछ नहीं करने आप दिया। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में आ मैं चुके गवर्नमेंट हुए जॉब थे, में था, तभी मैं आपका आई वो वाज टाइम वर्किंग बढ़ एज गया। DSP जब मैं ठीक है। CSS की तरफ आया। ठीक है। तो छोटे वाला भाई है, उसको फिर हमने, जैसे उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और वो SDO लेस्को बन गया, और वो अपनी एक पीली सी बत्ती वाली गाड़ी लेके घर आना उसने शुरू किया, खुश खुश कि ये जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। तो मैंने उसके पाँव से ज़मीन निकाली ये कह के कि भाई चल नई सीढ़ी पे चल। शुरू में उसने एहतजाज किया, लेकिन फिर मार पीट के कूट के बेइज्जती करके हम उसको राह रास्त के ऊपर ले आए। ये जरूरी है। छोटा भाई था, उसके लिए बड़ा काम किया जी इसने। आजकल की जनरेशन पे इसका इम्पैक्ट कम होता है। वो हम पुरानी जनरेशन है ना जी, उस दौर के बीच में माँ बाप पिटाई पिटूई भी कर लिया करते थे, बड़े भाई को भी इख्तियार हासिल था। अब वो चीज़ें बदल गई, सोशल मीडिया जनरेशन और है, जेन ज़ी और तरीके से सोचती है और देखती है, इनको हैंडल और डील भी और करना है। तो ये वाला फार्मूला सिर्फ पिछली जनरेशन तक ही था, जहाँ पे उस्ताद भी बाप के दर्जे पे हुआ करता था, और बाप की जूतियाँ उठाने में भी लोग फ़ख्र जो है महसूस किया करते थे। तो फिर उसको जब इस साइड के ऊपर ले आए तो उसका नतीजा ये निकला कि वो मेरा ख्याल है कोई 23-24 साल की उम्र में CSS कर गया। तो अब उसको हम ये कहते होते हैं कि भाई ये जो 6 साल का गैप है मेरा और तेरा, ये तुझे अल्टीमेटली पे कर रहा होगा कि जब तू ग्रेड 22 के नज़दीक पहुंचेगा तो तेरे पास टाइम ज़्यादा होगा। अगर मुझे ज़िंदगी रही ग्रेड 22 मिलता है तो अगर मैं 3 साल सर्व कर सकूंगा तो तेरे पास 9-10 साल होंगे कि तूने ग्रेड 22 के बीच में सर्व करना है। तो अल्टीमेटली इट पेज बैक। अब इंटर की फौरी बात शुरू करें, बिल्कुल और सही है। ग्रेजुएशन की फौरी बात पहली अटेम्प्ट ले लें। अच्छा, अब हमने एक चीज जो डिस्कस नहीं की वो बड़ा जरूरी थी, वो ये है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, पेरेंट्स को भी बच्चों को भी, कि CSS करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं प्री रैक जैसे हैं, वो ये है कि आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए। ये भी बता दीजिए कि ट्राई आप कितनी दफ़ा कर सकते हैं, यानी 3 दफ़ा का मुझे पता नहीं बड़ा है कि नहीं बड़ा, 28 साल की शायद उम्र, ये थोड़ा सा ज़रा ये बता ऐसे दें। ही है, 21 साल से 30 साल तक की जी एज है, और 3 अटेम्प्ट्स हैं। अटेम्प्ट बढ़वाने के लिए एक रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई है, उम्र बढ़ाने के लिए भी इसको 35 साल तक ले जाया जाए और अटेम्प्ट्स को 5 कर दिया जाए। लेकिन मेरी अपनी दानिश में शायद ऐसा होना मुश्किल है, ओके। पॉसिबल नहीं है ऐसा ना हो, और जो एज है वो यही ब्रैकेट। अच्छा, इसमें खबर ये आई थी कि ये हो गया है। ओके, ये नहीं, रेजोल्यूशन पेश हुई थी, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बैचलर के बाद आपको जब आप अपनी प्रॉपर एक किसी एकेडमी से आप जो है वो कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? इसमें एक मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, CSS के लिए रहनुमाई जरूरी है, एकेडमी जरूरी नहीं है। नहीं। एकेडमी जरूरी नहीं है, ओके, रहनुमाई जरूरी है। ठीक है। वो रहनुमाई किसी दोस्त से मिल सकती है, भाई से मिल सकती है, किसी फर्दन किसी टीचर से मिल सकती है, ठीक है। एकेडमी से भी मिल सकती है। ठीक है। रहनुमाई बहुत जरूरी, इसके बगैर बहुत रास्ता लंबा और मुश्किल। और ये जो रहनुमाई है, इसके लिए कितनी सीटिंग करनी पड़ेगी, कितना बैठना पड़ेगा? रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। जो रहनुमाई कर रहा है वो एक दफा में बता के पीछे हट जाएगा या साथ साथ? ओके, आपको बकायदा उसके पास क्लासेस लेनी है, ठीक है। मौका देना है कि वो आपके सर पे 2 लगाए। ओके, आप गलत करें, चपेड़ आए, और फिर आपको पता चले ओहो ये ऐसा नहीं था, मैंने ऐसे करना था। तो ऐसे रहनुमा कहाँ से मिलेंगे हमें? ये ऐसे हर जगह अवेलेबल हैं जी। बताइए, ताकि अगर जो सुनने वाले हैं वो राब्ता करें। कैसे कर सकते हैं, किससे करें? एकेडमीज हैं जिनके बीच में है, ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं, और अब तो सोशल मीडिया पे गूगल करें, बहुत सारे नाम जो है वैसे नजर आ जाएंगे। सिर्फ इसमें एक चीज कि जब भी आप किसी को एज मेंटोर सेलेक्ट करें तो सिर्फ ये ना देखें कि इसने CSS किया हुआ है। CSS करना और पढ़ाना 2 टोटल अलहदा अलहदा फील्ड हैं,
टोटल अलग-अलग फील्ड्स हैं। खाना खा लेना कि मैं बहुत अच्छा खाना खा लेता हूँ, मुझे बड़ा पता है कौन सा खाना कैसा पका हुआ है, और खाना पकाना 2 अलग-अलग फील्ड हैं। तो आपको ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो आपको बाकायदा तरीके से बता सके कि आपने क्या करना है। बिल्कुल सही। ठीक है, इतना उसका इसका एक्सपीरियंस हो टीचिंग के हवाले से भी, तो रहनुमा कोई अच्छा सीजन पक्का सा लब लें, और उसके बाद फिर जिस तरह वो भेड़ें आंखें बंद करके चलती रहती हैं, उस तरह ज़रूर चलें। अच्छा, अभी आपने कहा ना जी कि CSS किया हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा मेंटोर हो सके, यानी जो अभी आपने एग्जांपल दी है। तो मैं तो आपको एक स्टेप और आगे बढ़ के बताता हूँ कि हम जब पढ़े थे तो उस टाइम किसी ने आगे बताया कि जी मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ। किससे कर रहे हो? फलां साहब से कर रहा हूँ। उन्होंने CSS जो है ना वो उसके पेपर दिए थे, उन्होंने कहा पास हुए थे, नहीं फेल हुए थे। उन्होंने कहा वो तुम्हें फेल होने का तरीका बताएगा कि फेल कैसे होना है। तो ऐसे वाकयात भी हैं जो मैंने खुद अपने कानों से सुने हैं। बहरहाल रेलेवेंट बात है आपकी, और अब इसके बीच में ये कि जिनका CSS पास हो भी गया है ना, देखिए, मैं अगेन आसिम भाई ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि बच्चे अपना बहुत ज्यादा वक्त जाया कर रहे होते हैं। आप ही कह रहे हैं। पेरेंट्स जो है वो कहते हैं यार उन्हें दिता सी इम्तिहान, ठीक है। अब मैं कहता हूँ दूर दराज इलाके में बैठा हुआ है, सिंध के किसी उसमें गोट में बैठा है, वो हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, उसकी ख्वाहिश है कि बच्चा जो है वो CSP ऑफिसर बने, तो वो उसको वो किसी कराची के बंदे को कहेगा उसने इम्तिहान दिया था, उससे पता कर लो, तो वो फेल होने का तरीका बताएगा। नहीं, मैं एक और बात बताऊं, जो CSS के एस्पायरेंट है ना, ये मालूम नहीं कि इस फील्ड के बीच में ऐसा क्यों है, लेकिन आपने तो फिर बताया ना कि एक वो ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं जो फेल हो जाता है। बदकिस्मती ये है कि CSS एस्पायरेंट ऐसे लोगों से भी रहनुमाई ले रहे होते हैं जो खाली कभी 6 दफा दिन में CSS की एकेडमी के सामने से गुजरता हो, या कि अगर चौकीदार हो ना CSS की एकेडमी का, उससे भी पूछने में या उसके क्लर्क से पूछने में भी वो उनको कोई यार नहीं होती, और बड़ा मनोअन उसको मान भी रहे होते हैं कि यार ए बंदा बड़ा सियाना है, 6 साल तो इतने नोट्स बेचदा पे है, तो इन्हू बड़ा पता होना है। ये प्रैक्टिकली ऐसा है। सवाल फिर वही है, कितने घंटे देने हैं, पढ़ना कितना है। जो कहते हैं कि जी 18 घंटे पढ़ें, टिंड करवा के बंद कमरे में बैठ जाएं और सिर्फ पढ़ना है, किसी आपने इवेंट में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। 2 फील्ड्स के बारे में तो है, एक CA करना है और एक आपने CSS करना है, तो दोनों के लिए ये करना है। देखिए, टिंड का फायदा हो सकता है अच्छा। और वो इसलिए हो सकता है कि टिंड करवाने के बाद वो तमाम एक्टिविटीज जिनमें एक बंदे का टाइम जाया हो सकता है, वो मेरा ख्याल है कम हो जाएंगी। वो बाल शाल बना के आपकी तरह बंदा अगर बैठा हुआ हो तो जाहिर है कि उसका इधर उधर टाइम जाया होने के इम्कान। मैं अच्छा पॉडकास्ट नहीं कर रहा। नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर टाइम जाया होने के इम्कान बहुत ज्यादा है। तो अगर बंदा टिंड करवा ले तो वो प्रोबेबिलिटीज कम हो जाती है। तो वो फिर फोकस रह के पढ़ सकता है। 18 घंटे नहीं, 18 ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसको स्टार्ट करें जी 6 घंटे से। ओके, स्टार्ट इससे करें, स्टार्ट हमेशा स्लो होता है। 6 घंटे से करें, ग्रेजुअली 8 पे लेकर आए। जब ये एंड हो रहा होता है ना सेशन, तो ये 10-12 घंटे के ऊपर सारे चले जाते हैं। ओके। अच्छा, फिर डिटरमिन ये चीज भी कर रही होती है ना कि किसी बंदे ने अपना सफर शुरू कहाँ से करना है। हमने इस्लामाबाद जाना है, फर्ज करें मैंने लाहौर से जाना है और आपने अगर जाना है चकवाल से, तो मेरे और आपकी स्पीड के अंदर भी फर्क होगा, हमारे शुरू करने के अंदाज के अंदर भी फर्क होगा। आप तो आधे रास्ते में पहले बैठे हुए हैं। डिटरमिन ये चीज करती है कि आप लोगों ने सफर कहाँ से शुरू करना है। जिन बच्चों की बेस अच्छी है, जिनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, अच्छे मेंटोर के पास जाने की, कोई नोट्स अवेलेबल है, रहनुमाई अवेलेबल है, ऑब्वियसली थोड़ा वो फैसिलिटेटेड है, वो थोड़ा कम पढ़ते हैं। लेकिन दूसरों को जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। स्टिल एवरेज करा के भी ये कोई 8-10 घंटे बनते ही हैं, इतना पढ़ना ही पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई आपसे रहनुमाई लेना चाहता है, चाहे वो कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, या कैसे रब्ता किया जा सकता है? मैं आपकी वेबसाइट चला सकता हूँ? जरूर चलाएं आप। मतलब कासिम अली शाह फाउंडेशन के ऊपर तो देखिए जी, हमारा एक सिलसिला है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 साल से शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा पीछे से चलें, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। मैं नॉर्मली इस मौजू पे बात नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई अच्छा काम अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करनी चाहिए। वो अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा होता है। 2009 में जब मैंने CSS किया तो खुद पढ़ाना शुरू कर दिया, तो 2-3-4 लोगों को मैं अपनी क्लासेस के बीच में फ्री ऑफ चार्जेस, जो अफोर्ड नहीं करते थे, हम उनको एनरोल कर लेते थे। 3 साल पहले कासिम भाई मिले तो उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ मिलके खड़े होते हैं, सपोर्ट करते हैं, और बच्चे हम ज़्यादा लेते हैं। तो पूरा टेस्ट सेशन किया गया, बच्चों को चुना गया, डिजर्विंग क्लास के काबिल बच्चे, और वो पे 70 बच्चा आ गया। और अगले साल 110, इस साल 150 बच्चा पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो तरीक़ेकार वो है। बिल्कुल ठीक है। वो लोग जो अफोर्ड नहीं करते, जेन्युइनली अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए हमारी कोई औकात नहीं है जी कि किसी को कुछ दे सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हमारे थ्रू
एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम एक प्योरली मेरिट बेस्ड सिस्टम के ज़रिए बच्चे बच्चियों को चुनते हैं और उनको हम लेक्चर्स दे रहे होते हैं फ्री ऑफ चार्जेस। पूरा सेशन चलता है, किसी किस्म की कोई उसके बीच में पैसे नहीं हैं। ऑनलाइन क्लासें हैं और ऑनलाइन क्लासें हैं एक हफ्ते में 18, इसका मतलब है तकरीबन 75 से 80 क्लासें एक महीने में हर बच्चे या बच्ची को मिलती हैं। पूरे साल का सेशन है तो वो ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो बच्चे अफोर्ड करते हैं, अल्लाह ताला ने जिनको साहिब इस्तात बनाया है, तो फिर उनके लिए रेगुलर क्लासें हैं वो भी साथ ही चल रही होती हैं, बिल्कुल वो ठीक पे करके उन क्लासों का हिस्सा बन सकते हैं। रट्टा लगाना बहुत जरूरी है इसके अंदर, ये सवाल रह गया था। मैंने ये भी सुना है कि रट्टा बहुत ज्यादा जो है वो लगाना पड़ता है आपको, और आपने बिल्कुल डिट्टो वो लिखना सीएसएस के होता है बीच में सारा। रट्टे का कोई लेना देना है नहीं। एक्चुअली सीएसएस में एग्जामिनर को जहां ये फील आए कि बच्चे ने रट्टा लगाया है तो पास नहीं करता। एग्जामिनर पहले नंबर पे चेक ही ये करता है कि जो बच्चा या बच्ची मेरे पास आ रहा है कहीं ये मुझे मामू तो नहीं बना रहा। ओके। उनको भी पता है कि बच्चे बच्चियों ने नोट्स फोटोकॉपी करवाए हुए हैं और वो इधर उधर से कुछ ना कुछ जो है याद करके आए हुए होते हैं। सही। तो वो सवाल को बनाते ही इस तरीके से हैं कि वो रट्टे वाला काम नहीं चल सकता। ठीक है। बल्कि मैं एक स्टेप आगे चला जाता हूं। सीएसएस का सवाल, पीएमएस का सवाल ड्राफ्ट इस तरीके से किया जाता है कि आपको किताबें खोल के दे दी जाएं, बुक्स, कि जी ये किताबें पे ने लब लो, जो करना कर लो। बिल्कुल ठीक जिस है। बच्चे ने खुद से तैयार नहीं किया हुआ वो किताबें खोल के भी नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर बताई अगर आपने। अगर उसने प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा हुआ तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ये इम्तिहान है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स को देखना है कि किसी चीज के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट कितने पुख्ता हैं, 1। नंबर 2, आप कितने मौसर अंदाज में अपनी बात को प्रेजेंट करने पे कुदरत रखते हैं। अब आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको तो रट्टे से नहीं ना डेवलप कर सकते, बिल्कुल ऐसे। वो तो आपका नेचुरल स्किल है। तो दरअसल ये नेचुरल स्किल का इम्तिहान है। बिल्कुल ठीक है। अब इंटरव्यू की तरफ आ जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? सर इंटरव्यू बेसिकली इम्तिहान है आपकी शख्सियत का। ओके। आपकी शख्सियत को एवेल्युएट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। अच्छा, अब शख्सियत किन किन चीज़ों से चेक हो सकती है, वो तमाम स्किल्स हैं जो हमें डेवलप करने पड़ते हैं। बस एक शख्सियत का खासा क्या है, आपके द वे यू कम्युनिकेट, आप बात कैसे करते हैं, यानी आपका जो लैंग्वेज है जिसमें आप बात कर रहे हैं, आपको कितना अबूर हासिल है। एक उसमें ये क्वालिटी है। कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप बात कर रहे अंग्रेजी हैं, में ही करनी होती है, अंग्रेजी में ही करनी है। अच्छा, ओके। नंबर 1। दूसरे नंबर पर ये कि आप कितने एतमाद से, कितने कन्विंसिंग स्टाइल के अंदर अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं, इसको चेक किया जाता है। तीसरे नंबर पे ये कि वो आपको प्रेशर देते हैं, जिस तरह प्रेशर कुकर नहीं होता, आपको ऐसे सवाल करते हैं कि आप उनके आंसर ना दे सकते हो, गलत हो जाएं। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि गलत करने के बाद क्या आप बिल्कुल आएं बाएं शाएं करने लग पड़े हैं और आपके पसीने छूट गए हैं, या बिल्कुल आप नॉर्मल अंदाज में एतमाद से बात कर रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से चौथी चीज़ जो है जी, आपका नॉलेज जो है वो क्या है। देखिए बेसिकली जो गोल क्या है वो समझ लें। गोल ये है कि इंटरव्यू पैनल के सामने एक टास्क है, और वो टास्क ये है कि उन्होंने 300-350-400 लोगों में से 200 लोगों को चुनना है, और उनके हाथ में पाकिस्तान की तमाम इदारों की बागडोर जो है वो देनी है। उन्होंने ऐसे लोगों को चुनना है जिन्होंने जगह जगह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। उन्होंने ऐसे लोगों को चुनना है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए फैसले लेने हैं, पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज़ बनानी हैं, और बनी हुई पॉलिसीज़ को एनर्जी के साथ, ईमानदारी के साथ, एफिकेसी के साथ इम्प्लीमेंट करना है। तो वो अपनी तरफ से अपनी तमाम स्किल्स, एनर्जीज बुरेकार ला रहे होते हैं बेस्ट लॉट चुनने के लिए। थोड़ा सा आइडिया सवालात के बारे में देंगे आप, क्योंकि मुझे पता है मेरे उसमें कमेंट्स में ये लाजमन सवाल आएगा कि कुछ तो सवाल बता दें कि किस नौइयत के होते हैं। वो बड़ा क्लियर चीज़ है, उसमें कोई ऐसी छुपी बात नहीं है। ठीक है। इंटरव्यू के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है। एक साइकोलॉजिकल पार्ट है, और साइकोलॉजिकल पार्ट जिस तरह आपका एक एक्सरे है ना, साइकोलॉजिस्ट आपकी ज़ात का एक्सरे करने की कोशिश करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, कौन कौन से खौफ आपके अंदर मौजूद हैं, किन किन पिचेस पर आप अच्छा खेल सकते हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से फियर्स हैं जो भी इनग्रेन्ड हैं आपकी ज़ात के अंदर, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े जाते हैं। वो सवाल इस तरह के होते हैं, वो डिज़ाइन इस तरह होते हैं, पकड़े जाते हैं। तो आपको बिल्कुल नेचुरल सच बोलना है। वो तो आम साइकोलॉजिस्ट भी पकड़ लेता है जी, वो और वो तो बड़े सीजन लोग हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में ये एक पेन पिक्चर बनती है जो कि मेन इंटरव्यू पैनल जो है उसके सामने जाती है। सवाल वो करते हैं आपकी शख्सियत के हवाले से,
ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, और फिर इस हवाले से कि आप क्यों आना चाह रहे हैं किसी भी फील्ड में। अगर आप कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आना चाहते हैं या पुलिस सर्विस में आना चाहते हैं या फॉरेन सर्विस में, तो यू शुड हैव रीजंस कि आप क्यों उसके बीच में आना चाह रहे हैं। और वो ये रीजंस नहीं होती कि मुल्क की खिदमत करने के लिए। मुझे 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 बताएं ना कि ऑनेस्टी से कि क्या ये जवाब बनता है। अगर किसी बच्चे से हम कहें कि जी तू क्यों सीएसएस करना चाहता है, तो वो कहेगा मुल्क की खिदमत के लिए। क्या वाकई वो मुल्क की खिदमत के लिए इतनी मेहनत कर रहा है? नहीं। तो सच्ची जवाब तो फिर ना हुआ ना। तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप जाके वहां पे ये बात बताएं ना कि जी एक प्रेस्टीज है इस मुआशरे के बीच में, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, मैंने मुआशरे में कुछ कंट्रीब्यूट करना है। अब सीएसएस करके मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं कि मेरी एक शनाख्त भी है, मेरी एक पहचान भी है, बड़ी एक फिक्स किस्म की ग्रोथ भी मुझे नजर आती है मुआशरे में। मुझे और मेरी फैमिली को एक रिस्पेक्टेबल प्लेस भी मिल जाएगी। मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी और इतनी एम्पावरमेंट मिल जाएगी कि मैं 4 बंदों के लिए कुछ अच्छा कर सकूंगा। तो असल रीज़न तो दरअसल ये हो रही होती है ना कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी उसको मिल रही होती है। तो जब बच्चे बच्ची ये सारी चीज़ें छोड़ के इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि जी दरअसल मेरे तो ख्वाब में एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने कहा था कि जी तू मुल्क की किस्मत सुधारने के लिए पैदा हुआ है, उठ सीएसएस कर और मुल्क की तकदीर बदल के रख दे। तो फिर उनको पता है कि ये एमी कहानी करा रहा है। उनको तो एक्सपीरियंस इसी सारी फील्ड का गुजरा है ना। आप जितना आप आम इंसान बन के अपने आप को जितना आम इंसान के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, इंटरव्यू में पास होने के इम्कानात उतने बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। उन्हें कोई खास बंदा नहीं चाहिए, उन्हें एक आम समझदार एक पुख्ता ज़हन वाला बंदा चाहिए जिसके जहन में बचपना ना हो, जो कि इतनी की समझदारी रखता हो कि उसको घर वाले सौदा लाने के लिए भेजें तो उसको पता हो कि मैंने कहाँ से कोई चीज़ लेनी है, मैंने कहाँ कोई चीज़ नहीं लेनी, मैंने कैसी मौके पे कैसी बात करनी है, मैंने किस मौके के ऊपर खामोश जो है वो रहना है। बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट भी कोई नहीं कर रहा होता। लेकिन होता ये है लाइकवाइज साथ में पैरेलल नॉलेज होना चाहिए और अच्छे तरीके से अपनी बात, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपको मतलब बिकॉज यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट नंबर ऑफ प्लेसेस, तो आप अच्छे तरीके से अपना मुद्दा जरूर बयान कर सकते हो। तो इन तमाम चीज़ों को फिर इन्हीं चीज़ों के जरिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के जरिए और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन के जरिए जो है वो गेज किया जा रहा हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप किसी फील्ड में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे होते हैं, बीएस कर रहे होते हैं किसी फील्ड में, तो आपको ये गलतफहमी होती है कि जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो पता नहीं कंपनीज हमारे पीछे होंगे, नौकरी मिल जाएगी, बड़ा आसान। सीएसपी जब आप बन जाते हैं तो उसके बाद फूलों की सेज है, बहुत आराम है, बहुत बहुत जो है वो आप कह लीजिए कि सहूलियात और बड़ा एक शानदार जो है वो मुस्तकबिल आ गया। देखें, प्योरली एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ये भी डिपेंड करता है कि एक इंसान ने सोचा क्या है, या वो अपनी ज़िंदगी से चाहता क्या है, या वो कितनी की चीज़ पे खुश हो जाता है। ये असल चीज़ ये है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें कुछ भी चीज़ मिल जाए वो सारी ज़िंदगी खुश नहीं होते, खुशी उनके मुकद्दर में ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को तो अगर बदकिस्मती से वो कुछ उनको इश्यूज रहेंगे ना। बाकी सर, जब आप सीएसएस करते हैं तो जाहिर है आप गवर्नमेंट ने आपको चुना है तो आपको इस हद तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है कि बाइज्जत आप जिंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट आपको अच्छा लुक आफ्टर करती है, अच्छे ऑफिस, अच्छी सहूलियात जितनी भी हो सकती हैं, ख्वाह वो हेल्थ की हों, ख्वाह वो कम्यूट करने की हों, या अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की हों, बाहर जाके पढ़ने की हों, ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं। मतलब एक अच्छी बाइज्जत रीज़नेबल बामकसद ज़िंदगी गुजारने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सीएसएस के बाद जो है वो अवेलेबल होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके ख्वाब इससे बहुत ज़्यादा बियॉन्ड हैं तो वो फिर नहीं होगा। अच्छा, जैसे फौज के इदारे के अंदर होता है कि टेस्ट होते हैं, कोर्सेज होते हैं, इम्तिहानात उसके बाद होते हैं, फिर प्रमोशंस होती हैं, फिर सारा कुछ, इसके अंदर भी ऐसा ही है, इस फील्ड में भी? देखिए, ऐसा है, ट्रेनिंग्स होती हैं। ग्रेड 18 से 19 के लिए ट्रेनिंग है, 19 से 20 के लिए है, 20 से 21 के लिए ट्रेनिंग है। ठीक है। और उस ट्रेनिंग की वेटेज भी है। लेकिन एक चीज़ जो डिफरेंस है वो ये है कि फौज के बीच में एक मैंडेटरी कट है कि उनके लेवल्स बने हुए हैं और उन लेवल के ऊपर एक लाजमन कट है कि जी अगर 100 का बैच है तो उसमें से इस लेवल से ऊपर सिर्फ आपने जो टॉप 40 है उनको लेके जाना है, इस लेवल से ऊपर आपने सिर्फ 20 को लेके जाना है, इस लेवल से ऊपर सिर्फ आपने 2 को लेके जाना है। ये सिविल साइड के ऊपर ऐसा नहीं है। मतलब कि ऑलमोस्ट तमाम ही ग्रुपों की अगर मैं बात करूं तो सब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एक रीजनेबल हद तक ग्रो करने की।
बाकी 12 अगर ग्रुप्स हैं तो कुछ ग्रुप्स में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा हैं बाकियों की निस्बत, कुछ में रिलेटिवली कम है, लेकिन ये मुकाबला सिर्फ तब है अगर आपस में आप इनको एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो। बाकी तमाम जितनी भी जॉब्स हैं उनकी निस्बत ग्रोथ इसमें ज़्यादा है, तमाम ग्रुपों में हर ज़्यादा है। इदारे में हर जगह पे पॉलिटिक्स और लॉबिंग होती है, इसमें भी है आपकी प्रमोशन के लिए, आपके तबादले के लिए, आपके डिपार्टमेंट्स के लिए? सर देखें, ब्यूरोक्रेसी को आप इंसानी माशरे से अलहदा तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रमोशन का हमारा जो मैकेनिज़्म है वो पोल्यूटेड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्मूथ किस्म की चीज़ है, और उसके बीच में जो बैठे हुए लोग हैं, जो लोग प्रमोशंस दे रहे होते हैं, जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर रहे होते हैं, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर, समझदार और बड़े सीजनड, बड़े विजनरी किस्म के लोग हैं। तो फिर वो नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा होता, नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा होता। बिल्कुल सही है। चीज़ें अमूमन एक फेयर वे में चल रही होती हैं अमूमन, और कुछ एक्सेप्शंस ज़ाहिर है कि जी हमेशा ही होंगी कि कोई एक बंदा, कोई 2 अफसर, 4 अफसर, 10 अफसर कहें कि जी हमारे साथ ज़्यादती होगी किसी जगह के ऊपर, पोस्टिंग के हवाले से, ट्रांसफ़र्स के हवाले से या प्रमोशन के हवाले से, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो जनरली चीज़ें स्मूथ ही चल रही होती हैं और वो पोल्यूटेड नहीं है। अच्छा, जब हम प्रेशर्स की बात करते हैं तो ये भी एक रेलेवेंट टर्म है कि हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर का बायस बनती है वो शायद आपके लिए ना बने। कॉर्पोरेट में भी प्रेशर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, सेल्स वालों के लिए वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी फील्ड के अंदर प्रेशर्स किस हद तक होते हैं? काम है ना सर, मतलब उसके बीच में प्रेशर को अगर हम इस तरह, जिस तरह समझा जाता है कि शायद कोई इंसान आपको दबाव डाल रहा हो कि जी आपने ये गलत काम करना है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई करूं, मतलब सबसे ज़्यादा आप मुझे बताएं ना, मैं क्यों बोलूं, आपसे बुलवाता हूं, क्या सुना जाता है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि कौन सबसे ज़्यादा प्रेशराइज करता होगा ब्यूरोक्रेट को? हुकूमत? हुकूमत से क्या मुराद? मिनिस्टर्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे ज़्यादा यूं समझ लें कि शरीफ लोग हैं, सबसे ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि वो अपने 10 काम लेकर आएँ, कोई इनका काम ज़ाती नहीं होगा, अवाम के काम होंगे जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, हल्के के काम होंगे। आप उनमें से बता दें कि जी ये अब हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, तो बड़े तसल्ली से बात सुनते हैं और समझते हैं। प्रेशर फिर कहाँ आता है? सवाल ये बनता है, प्रेशर आता है जी आपके जो सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं, जो रुसते हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके बचपन के दोस्त हैं, वो आपके जानने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा शायद के ना करना मुश्किल भी नहीं को होता है, आपने घर भी जाना होता है। और आज मैं एक इंटरव्यू करके आया हूँ, और उस इंटरव्यू के बीच में बहुत सारी सिफारिशें जो है वो रद्द हुई, जो इर्द गिर्द के दोस्तों से थी, ठीक है, वो रद्द हुई। और अब जब मैंने मिलना है, मैं एक मसनूई सी ऐसी हंसता हुआ मिलूंगा, आई नो कि वो ये इधर से प्रेशर, ये वाला चंक पे ही दूंगा ये ये वाले प्रेशर्स हैं। बाकी दूसरा प्रेशर तो बिला वजह की बातें हैं, बिला वजह की बातें, वो कहानी ही है। आज़िम भाई, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से आपने गाइड किया। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो आज का पॉडकास्ट है, ये अगर कोई CSS करना चाहता है या पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा करे, तो ये यकीन कीजिए कि ये एक ऐसी गुफ्तगू है, अल्लाह इसको आपकी और मेरे लिए सदका जारिया बनाए, कि लोग इससे सीख सकते हैं। उनके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं इस फील्ड के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में बड़ी खुल के हमने गुफ्तगू की है। और अगर आसिम भाई को बतौर मेंटोर चुनना चाहते हैं, मेरी तो ख्वाहिश है चुने, उसके लिए नहीं ना, ये मेरे मैंने कह दिया, बड़ी मेहरबानी। मैं बड़ा वो चल जाएगी, बड़ा लिमिटेड आपने राब्ता कैसे करना है उसका सारा तरीका आ जाएगा, आप नीचे देख रहे होंगे, तो आपने राब्ता कर लेना है और आपने इस पॉडकास्ट का हवाला दे देना है। ये ज़रूर इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के बाद बाजू पकड़ेंगे। मैसेज ये है कि जो मेरा है ना दरसो तदरीस का मामला, वो चूँकि ज़रा मेरी दूसरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, वो बड़ा एक लिमिटेड से लोगों के लिए ही उनकी अवेलेबिलिटी रहती है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग बच्चे बच्चियाँ CSS करना चाहते हैं, ज़रूर इस साइड के ऊपर आएँ, क्योंकि मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि ये वो तैयारी है या ये वो नॉलेज है जो आपको सबसे ज़्यादा पे बैक करता है। ये बात मैं अपनी क्लास में अपने जो बच्चे बच्चियाँ मुझसे पढ़ते हैं, मैं उन्हें भी कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने 16 साल 18 साल पढ़ा है दूसरे सब्जेक्ट्स को, आप मास्टर्स करके आए हुए हैं, डॉक्टर्स बन के आए हुए हैं मेरे पास, वो पढ़ाई एक साइड पे, और इस 1-1.5 साल के बीच में आप जो CSS के दौरान पढ़ते हैं, जो कुछ सीखते हैं, ये इल्म दूसरी साइड के ऊपर, ये उससे कई गुना ज़्यादा मौसर है। ये आपकी शख्सियत की बहुत सारी परतों को खोलता है।
आपको बड़े डाइवर्सिफाइड अंदाज में सोचने का, एनालाइज करने का, देखने का आपको जो है वो तरीका सिखाता है। और सीएसएस की मसलन मेरी एक स्टूडेंट है, उसने सीएसएस के एक दफ़ा पेपर दिए, दोबारा उसने पेपर नहीं दिए। इसलिए नहीं कि वो काबिल नहीं है, इसलिए कि वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाके इतना ज़्यादा आउटशाइन कर गई कि उसको लगता है कि मैं अब सीएसएस क्यों करूं। और वो आउटशाइन कर गई सिर्फ इस वजह से कि सीएसएस के दौरान जो कुछ उसने सीखा हुआ था, जो एनालिसिस, जो बात करने का तरीका, जो चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका, वो बाकी उसके प्राइवेट सेक्टर के कंपेटिटर्स जो उसके साथ काम करते हैं उनमें था ही नहीं। तो सिर्फ इस सीएसएस के एजुकेशन की वजह से वो आउटशाइन कर गई अपने प्राइवेट सेक्टर के बीच में। और ये फार्मूला सारों के लिए है। 1 साल सीएसएस की तालीम को दे दें और उसके बाद मैं कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर से कहता हूं, अल्लाह से डर के कहता हूं कि आपके लिए हसूल रिस्क जो है इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा मैसेज आपका आसिम भाई, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।